नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मेरी कहानियां पर स्वागत है। आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ। दुनिया में अकेलेपन से बड़ा कोई डर नहीं होता, और जब यह अकेलापन असुरक्षा के साथ मिल जाए तो इंसान अक्सर गलत फैसलों का शिकार हो जाता है। मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक विधवा औरत की मजबूरी, सूना घर और समाज का वो खौफनाक चेहरा जिसे मैं सहारा समझ बैठी थी। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि जिस छत के नीचे मैं खुद को सुरक्षित महसूस करना चाहती थी, वहीं से मेरी बर्बादी की साजिश बुनी जा रही थी। ये कहानी एक ऐसे धोखे की है जो संवेदनाओं की आड़ में खेला गया। मुझे अपना घर किसी शरीफ लोगों को किराए पर देना था, क्योंकि मैं अकेली औरत थी और भारी जवानी में ही विधवा हो गई थी। अचानक एक दिन एक बूढ़ा आदमी और एक लड़की घर देखने आए। मैंने तुरंत उन्हें घर किराए पर दे दिया। मुझे लगा कि वो बूढ़ा और लड़की बाप बेटी होंगे, मगर मैं हैरान रह गई जब लड़की बोली, ये मेरे बाप नहीं बल्कि मेरे पति हैं। मगर मुझे हर रात उस लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती और मेरी आंख खुल जाती और मैं रात भर जगती। मुझे लग रहा था कि उस लड़की पर कोई जुल्म हो रहा है। मैंने बूढ़े से छुपकर उस लड़की को अपने रूम पर बुलाया तो वो लड़की मेरे गले लगकर रोते हुए बेहोश हो गई। कुछ देर बाद उसे होश आया तो बोली, दीदी, अगर आप मेरी मदद करना चाहती हैं तो ऊपर के कमरे में कैमरा लगवा दीजिए। कैमरा लगाना तो मुश्किल था। मैंने उसे अपना मोबाइल दिया और कहा कि इससे वीडियो रिकॉर्ड कर लेना, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। मगर अगली रात जब मैंने वीडियो देखी तो मेरी रूह निकल गई, क्योंकि बूढ़ा लड़की के साथ मेरे पति राज के जाने के बाद मैं इस दुनिया में अकेली रह गई थी। रिश्तेदार भी साथ छोड़ गए थे। मैं थी और मेरी पहाड़ जैसी जिंदगी। समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं। आजकल रात में कुत्ते बहुत भौंकते और उनके भौंकने की आवाज़ सुनकर मैं डर जाती थी। शायद जब राज थे तब भी ये कुत्ते भौंकते थे, मगर सर पर पति का साया सलामत रहे तो किसी भी चीज़ का डर नहीं लगता। ना ही इन कुत्तों की आवाज़ मुझे डराती और ना ही ये अकेलापन। अब तो एक एक लम्हा सदियों के बराबर लगता था और यूं ही आंखों में रात कट जाती थी। मैं ये सोचकर भी डर जाती थी कि अगर घर में चोर घुस आया तो मैं क्या करूंगी, क्योंकि आजकल के चोर तो घर के सामान लूटने के साथ साथ घर की औरतों की इज्जत के साथ भी खिलवाड़ कर जाते हैं। सारी रात मुझे बस यही लगा रहता कि शायद ये कुत्ते चोरों को देखकर भौंकते हैं। मैंने अपने डर से बचने का यही हल निकाला था कि अपने घर का ऊपर वाला हिस्सा किराए पर दे दूं। यूं मुझे सहारा भी मिल जाएगा और इस महंगाई के दौर में 4 पैसे भी मिल जाएंगे। यूं तो मैं अपने मोहल्ले में कभी कभार ही निकला करती थी, लेकिन मैंने अगल बगल के सभी लोगों को बता दिया कि अगर किसी को किराए के घर की तलाश है तो उसे मेरे पास भेज दीजिएगा। शर्त यही है कि किराए पर आने वाले लोग फैमिली वाले हों। मुझे नहीं पता था कि मेरी बात इतनी जल्दी सुनी जाएगी। शाम के वक्त घर में 2 लोग आ गए। एक बुजुर्ग था और उसके साथ एक जवान लड़की थी। मैंने उनको ड्राइंग रूम में लाकर बिठा दिया और पूछा, मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से जानती नहीं हूं, आप अपना परिचय दीजिए। उस आदमी ने कहा, आपने कहा था कि आप अपना घर किराए पर देना चाहती हैं। हमें भी रहने के लिए ठिकाने की जरूरत थी, इसीलिए यहां आ गए। मैंने भी सहमति में अपना सिर हिला दिया और कहा, ठीक है, मुझे भी आप ही जैसे लोगों की जरूरत थी। ये तो अच्छा हुआ कि आप बाप बेटी हमारे घर पर रहेंगे। नहीं नहीं, यह मेरे पिता नहीं, मेरे पति हैं, उस लड़की ने कहा। उस लड़की की बात सुनकर मैं हैरान थी और दोनों को एकटक नजरों से देखने लगी। तभी उस बूढ़े आदमी ने कहा, अच्छा, पहले आप ये बताइए कि क्या आप ये घर हमें किराए पर देंगी? मैंने कहा, हाँ, क्यों नहीं, मैं अपने घर का ऊपर वाला घर आपको किराए पर देना चाहती हूँ। तभी उस शख्स के चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई। मैंने उस शख्स की पत्नी की तरफ देखा तो उसे देखकर लगा कि वो बहुत परेशान हो, उसके दिल में कुछ चल रहा हो, मुझे कुछ बताना चाहती हो और बहुत घबराई हुई हो। फिर मैंने सोचा कि नहीं, शायद ये मेरा वहम हो। मैंने उन लोगों को ऊपर वाला घर दिखा दिया जो कि उन्हें बहुत पसंद आया था। किराए की बात हुई तो प्रमोद साहब मुँह मांगा किराया भी देने को तैयार थे। ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। मैंने ऊपर वाले घर की चाबी उन्हें थमा दी और सुकून भरी लंबी सांस लेकर नीचे आ गई थी। मुझे प्रमोद और उसकी वाइफ सलोनी बहुत अच्छे लगे। सलोनी तो वाकई में बहुत खूबसूरत थी। न जाने उसके घर वालों की ऐसी कौन सी मजबूरी होगी जिसकी वजह से उन्होंने अपनी फूल जैसी बेटी की शादी इतने बड़े शख्स से करवा दी। शाम हुई तो मैंने सोचा कि वो लोग आज ही तो आए हैं, आज तो उन्हें अपना घर सेट करने में ही काफ़ी वक्त लग जाएगा, इसलिए शाम का खाना उन्हें मैं बनाकर दे देती हूँ। यही सोचकर मैं किचन में आ गई और 3 लोगों का खाना बनाने लगी। खाना बनाकर मैंने अच्छे तरीके से ट्रे सजाई और खाना लेकर ऊपर चली गई। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। जब दरवाज़ा नहीं खुला
तो मैं ये सोचकर परेशान हो गई कि पता नहीं मैंने ऊपर आकर अच्छा भी किया कि नहीं। मुझे लोगों को इस तरह डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, सबकी अपनी प्राइवेसी होती है। मैं वापस लौटने ही वाली थी कि अचानक से दरवाज़ा खुल गया। सामने प्रमोद खड़ा था। उसने मेरे हाथ में खाने की थाली देखी तो कहने लगा, आपने बेवजह तकलीफ की। मैं मुस्कुरा दी और बोली, नहीं, इसमें तकलीफ की कौन सी बात है, ये तो मेरा फर्ज बनता है। प्रमोद ने कहा, सलोनी खाना बनाने ही जा रही थी। मैंने कहा, उसे कह दीजिए कि आज के दिन वो आराम कर ले। वैसे वो है कहाँ, मैं ज़रा उससे भी मिल लूं। इतना कहते हुए मैं कमरे के अंदर दाखिल ही हुई कि अचानक प्रमोद मेरे सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, दरअसल सलोनी सो रही है, उसके सर में तेज दर्द था। अगर अचानक उसकी नींद खुल गई तो उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। प्रमोद की बातों पर मैंने सिर हिला दिया और वापस चली आई, लेकिन मेरे दिमाग में हजारों सवालों ने जन्म ले लिया था। मैं तो सोच में पड़ गई कि प्रमोद एक ही वक्त में कैसे अपनी बातों को बदला था। पहले तो वो कह रहा था कि सलोनी किचन में खाना बना रही है और उसके तुरंत बाद उसने कहा कि वो सो रही है। मुझे इस बात का एहसास होने लगा कि दाल में कुछ न कुछ काला तो जरूर है। मैं इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहती थी क्योंकि वो लोग वहां पर किराएदार के तौर पे आए थे। खाना खाने के बाद मैं सोचने लगी कि सलोनी मेरे पास जरूर आएगी और खाने के लिए मेरा शुक्रिया अदा करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने बहुत देर तक सलोनी का इंतजार किया था, लेकिन वो नीचे नहीं आई। फिर मैं अपने कमरे में सोने चली आई। मैं सोच रही थी कि आज मुझे चोरों से डरने की कोई जरूरत नहीं। मुझे पूरा यकीन था कि आज की रात मेरी बहुत सुकून से गुजरेगी। मैंने सुकून भरी एक गहरी सांस ली और आराम से सो गई। लेकिन आधी रात मेरी आंख खुली और मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी और सोचने लगी कि मेरी आंख कैसे खुल गई। तभी मेरे कानों में किसी लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था चीखने वाली लड़की बहुत तकलीफ में है। मैं बहुत डर गई थी। मैं शुरू से इतनी डरपोक नहीं थी, लेकिन जब से राज मुझे छोड़कर इस दुनिया से गए थे, मैं तो पत्तों के हिलने से भी डरने लगी थी। मैंने अपने कानों पर हाथ रख लिया था। यह आवाज थमी नहीं थी, बल्कि लम्हा दर लम्हा बढ़ती चली जा रही थी। डरते डरते मेरी पूरी रात गुजर गई। तब जाकर सुबह लड़की की आवाज रुकी थी। सुबह 5 बजे मुझे नींद आई तो 8 बजे मेरी नींद खुली। चाय पीने के बाद मैं बाहर आंगन में आकर बैठ गई। मैंने प्रमोद को देखा। वो सीढ़ियों से उतरकर नीचे आया। जब उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो मैंने देखा वो बहुत घबराया हुआ था। मुझे देखकर वो हल्का सा मुस्कुराया और जल्दी से निकलकर बाहर चला गया। शायद वो मेरे सवाल से डरकर जल्दी से बाहर चला गया हो। मैंने उठकर अपना नाश्ता बनाया। अब तक वह घर वापस नहीं आया था। मुझे यकीन हो गया कि वाकई में वो काम के सिलसिले में घर से बाहर गया है। मुझे ये वक्त सही लगा क्योंकि कल से मेरी सलोनी से बात नहीं हो पाई थी। मैं उसके साथ बैठकर उसके बारे में जानना चाहती थी। इसी सिलसिले में जल्दी से सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर वाले कमरे तक गई और जल्दी से दरवाज़ा खटखटाने लगी और इसी इंतजार में थी कि अभी सलोनी दरवाज़ा खोल देगी। मगर उसने दरवाज़ा नहीं खोला था और ये कोई आम बात नहीं थी। वो लड़की कल से यहाँ आई थी, मगर मैंने उसकी एक झलक भी नहीं देखी थी। मैं वापस पलटने की बजाय दोबारा फिर से दरवाज़ा खटखटाने लगी थी। तभी सलोनी की घबराई हुई आवाज़ मेरे कानों में सुनाई दी। वो कहने लगी, निधि दीदी, आप ही हैं ना? मैंने कहा, हाँ हाँ मैं हूँ, तुम पहले दरवाज़ा तो खोलो। तभी मुझे सलोनी की सिसकती हुई आवाज़ आई। उसने कहा, दीदी मैं दरवाज़ा कैसे खोलूं? दरवाज़ा तो प्रमोद बाहर से ताला लगाकर गए हैं। मैं उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गई। तभी मेरी नज़र दरवाजे पर लटके छोटे से ताले पर पड़ी। मैंने पूछा, सलोनी तुम्हारा पति तुम्हें बाहर से बंद करके क्यों गया है? उसने कहा, मेरा पति मुझ पर शक करता है। उसकी उम्र मुझसे ज़्यादा है ना, तो उसे हर वक्त यही डर लगा रहता है कि कहीं मैं उसे धोखा न दे दूं। मैं सलोनी की ये हालत देखकर बहुत परेशान थी। मैंने उससे पूछा, अच्छा पहले तुम ये बताओ, तुम ठीक तो हो ना? तभी उसकी दर्द भरी हंसी सुनाई दी और वो कहने लगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे पास दुनिया की हर चीज़ मौजूद है, रुपया, पैसा, कपड़े, जूते। मेरे पास हर वो एक चीज़ है जो मुझे चाहिए, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। उसकी हालत देखकर मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। मैंने कहा, सलोनी मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। वो बोली, मेरी मदद तो मेरे अपनों ने नहीं की, तो आप क्या करेंगी? बस आपसे यही गुजारिश है कि मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करिएगा। मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं। यही कहकर मैं वापस पलटने लगी। तभी सलोनी बोली, निधि दीदी आप ये सब प्रमोद को मत बताइएगा कि आप यहाँ पर आई थीं या मैंने आपसे कुछ भी कहा है। मैंने कहा, हाँ हाँ तुम फिक्र मत करो, ऐसा ही होगा, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी। यही कहकर मैं नीचे आ गई थी। मुझे रह रहकर सलोनी के घरवालों पर गुस्सा आ रहा था कि आखिर उन्होंने ऐसा किया ही क्यों।
अपनी फूल सी बच्ची की शादी एक बड़ी उम्र के मर्द से क्यों कर दी, जो अपनी सारी जिंदगी उस पर शक करते हुए गुजार देगा। शाम हुई तो प्रमोद वापस आया। वह मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुराया और फिर ऊपर चला गया। मैं सोचने लगी, काश प्रमोद अपनी पत्नी को कमरे में बंद करके नहीं रखता तो कितना अच्छा होता। मैं भी अकेली हूँ और सलोनी भी। हम दोनों की आपस में दोस्ती हो जाती, हम अपना गम भी बांट लेती। अब क्या हो सकता था। खैर, मैं अपनी रोजमर्रा के काम निपटाने लगी और फिर सोने के लिए लेट गई। आज फिर आधी रात के वक्त मेरी आंख खुल गई थी और आज भी वही वजह थी जिसने मुझे कल सोने नहीं दिया था। मुझे फिर से किसी लड़की के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने ध्यान से सुना तो मुझे समझ में आ गया कि ये आवाज़ तो बहुत करीब से आ रही थी। कहाँ से आ सकती है भला? मुझे इसका पता हर सूरत में लगाना था। मैं अपने कमरे से बाहर आ गई तो मुझे चीखने चिल्लाने की आवाज़ और तेज सुनाई देने लगी। फिर मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये आवाज़ कहीं और से नहीं बल्कि ऊपर वाले कमरे से आ रही है और चीखने चिल्लाने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि सलोनी है। एक लम्हे के लिए मैं सन्न रह गई थी। फिर मैं जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ने लगी और कमरे तक पहुंच गई। मैंने जोर जोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। मैं बहुत देर तक यूं ही खड़ी दरवाज़ा खटखटा रही थी, लेकिन मजाल है किसी ने दरवाज़ा खोला हो। और ऐसा भी नहीं था कि मेरे दरवाज़ा खटखटाने से अंदर चिल्लाने की आवाज़ कम हो गई हो। दरवाज़ा पीटते पीटते मेरे हाथों में दर्द होने लगा, इसलिए मैं मजबूरन नीचे आ गई। आज तो पूरी रात मुझे नींद आने वाली नहीं थी, इसलिए मैं हॉल में बैठ गई। बैठे बैठे सुबह हो गई। सुबह प्रमोद जब नीचे आया तो मुझे देखते ही घबरा गया था। वो बाहर निकलने ही वाला था। तभी मैं बोली, प्रमोद साहब, मेरी बात सुनिए। मैंने उस शख्स के चेहरे पर एक खौफ देखा था। वो मेरे सामने वाले सोफे पर बैठ गया और बोला, मैं जानता हूं कि आप मुझसे क्या पूछना चाहती हैं। प्रमोद का चेहरा उदास हो गया और वो कहने लगा, आपको सलोनी की फिक्र हो रही है ना कि रात को वो क्यों चीखती चिल्लाती है। मुझे भी उसकी बहुत चिंता होती है, मगर मैं कुछ भी करने से मजबूर हूं। अगर आपके पास कोई हल हो तो जरूर बताइएगा। मैंने देखा, ये सब कहते हुए प्रमोद की आंखों से आंसू निकल गए थे और वो मुझसे नजर बचाकर अपने आंसू पोंछने लगा। मैंने कहा, पहले आप यह बताएं कि उसके साथ परेशानी क्या है, तभी तो मैं कोई हल बताऊंगी। मेरे सवाल पर प्रमोद ने अपना सिर उठाया और मेरी आंखों में आंखें डालकर बोला, सलोनी की सबसे बड़ी परेशानी उसके नापसंदीदा शख्स से शादी है। मैं हैरत से प्रमोद की तरफ देखने लगी तो उसने कहा, मेरी शक्ल सूरत गौर से देखिए और बताइए कि क्या सलोनी जैसी लड़की मेरे साथ खुश रह सकती है। उस दिन तो आपने भी मुझे उसका बाप समझ लिया था। मुझे बस यही गलती हुई कि मैं सलोनी के बाप की बातों में आ गया। सलोनी का पिता मुझसे 10 लाख लिया था। वो 2 साल के वादे पर लिया था, लेकिन 5 साल गुजर गए और वो कर्ज नहीं लौटा रहा था। वो हर रोज बस यही कहकर टाल देता कि आज दूंगा कल दूंगा। पर अब मेरे सब्र का बांध टूटने लगा। मैंने उससे कहा कि अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। पुलिस का नाम सुनते ही वो डर गया और बोला, मेरे पास तुम्हें देने के लिए फटी कौड़ी नहीं है। तुम ऐसा करो कि पैसे के बदले तुम मेरी बड़ी बेटी से शादी कर लो। मुझे उसकी बात समझ नहीं आई थी। मैंने कहा, तुम ये क्या कह रहे हो। तभी उसने झट से अपनी बेटी की तस्वीर मेरे सामने कर दी और कहने लगा, अगर तुम इससे शादी नहीं करोगे तो मैं किसी और शख्स से पैसे लेकर इसे उसके हवाले कर दूंगा। प्रमोद आगे बताने लगा, दरअसल मेरी शादी बहुत पहले ही हो गई थी। मैं और मेरी पत्नी अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। वो कुछ दिन बाद पेट से हो गई और बच्चा पैदा होते वक्त उसकी हालत बिगड़ने लगी और वो मुझे छोड़कर चल बसी। ना वो बच सकी और ना ही मेरा बच्चा। तब से मैं अकेला ही था और मैंने दूसरी शादी नहीं की थी। मगर उम्र बढ़ने के साथ साथ मुझे तन्हाई का एहसास होने लगा। जी चाहता था कि मेरा भी कोई अपना हो जिससे मैं अपना दुख बांट सकूं। और फिर उस दिन जब सलोनी के पिता ने सलोनी की तस्वीर दिखाई और कहा कि अगर तुम शादी नहीं करोगे तो मैं इसे किसी और के हवाले कर दूंगा, तो फिर मैं उसकी बात में आ गया और सलोनी से शादी कर ली। शादी की रात सलोनी ने मेरे गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और मेरे मुंह पर थूक दिया और कहने लगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी करते हुए। अब वो हर रात मुझे परेशान करने के लिए चीखती चिल्लाती है। इसीलिए मुझे अपना खुद का घर छोड़ना पड़ा, क्योंकि लोग मुझ पर शक करते थे कि शायद मैं अपनी पत्नी के साथ बदसलूकी करता हूँ। मैं यूं ही घर बदलता रहता हूँ, मगर मुझे कहीं ठिकाना नहीं मिलता। लोग सलोनी की वजह से मुझे जीने नहीं देते। ये मेरा तीसरा घर है। यहाँ आते वक्त मैंने उसके सामने हाथ जोड़ा था कि मुझे इस आखिरी उम्र में यूं जलील मत करो, मगर उसने मेरी एक ना सुनी और यहाँ आकर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। लेकिन आपको एक बात बताऊं, इसमें सलोनी का भी कोई कसूर नहीं है। वह दिमागी तौर पर बीमार हो चुकी है। उसका इलाज चल रहा है। वो लोगों को जख्मी भी कर देती है, इसीलिए मैं कहीं जाता हूं तो उसे बाहर से बंद करके जाता हूं।
मैं ये सब सुनकर सोच में पड़ गई थी और मैंने बड़े गौर से प्रमोद की तरफ देखा तो उसकी तरफ देखकर यही लग रहा था कि वो सच बोल रहा है। फिर मैंने कहा, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूं? उसने कहा, हाँ हाँ बोलिए। मैंने कहा, आप सलोनी को बाहर से बंद करके मत जाया करिए। मैं उससे बात करने की कोशिश करूंगी, हो सकता है कि उसकी हालत में कोई सुधार आए। प्रमोद मेरी बातों से परेशान हो गया और कहने लगा, आप ये सब इसलिए कह रही हैं क्योंकि आपको उसकी हालत का अंदाजा नहीं। जब उसे गुस्सा आता है तो वो इस कदर जुनूनी हो जाती है कि मेरे लिए भी उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। मैं ऑफिस में होता हूं, अगर पीछे से वो आप पर हमला कर देगी तो क्या होगा? हो सकता है कि वो आपका बहुत ज्यादा नुकसान कर दे। इसलिए इस काम के लिए आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने कहा, अगर सलोनी ने मेरे साथ कुछ भी किया तो उसका कसूरवार मैं किसी को नहीं ठहराऊंगी। आप बस उसे बाहर से लॉक करके मत जाइए। प्रमोद बड़े गौर से मेरी तरफ देखने लगा और फिर उसने चाबी निकालकर मुझे थमा दी और कहने लगा, आप होशियार रहिएगा। जैसे ही आपको महसूस हो कि सलोनी को गुस्सा आ रहा है तो तुरंत घर से बाहर निकल जाइएगा। मैंने सर हिला दिया तो वो उठकर चला गया। मैं तो बस यही सोच सोचकर परेशान हो रही थी कि आखिर सच कौन बोल रहा है। मैं ऊपर गई और कमरे का ताला खोलकर अंदर गई तो देखा सलोनी सोफा पर बैठी हुई किसी गहरी सोच में थी और बार बार अपने आंसू पोंछ रही थी। वो अचानक मुझे देखकर घबरा गई और कहने लगी, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। पर ये सब कैसे हो गया? आप यहाँ पर कैसे आ गईं? आपको चाबी कैसे मिली? मैंने कहा, बस ये तुम्हारी निधि दीदी का कमाल है। सलोनी रोने लगी और उठकर मेरे गले लग गई। उसने कहा, दीदी, मुझे बहुत दिनों से किसी ऐसे कंधे की तलाश थी जिस पर मैं सर रखकर रो सकती। मैंने कहा, अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। आज मैं तुमसे एक जरूरी बात पूछने आई हूं सलोनी। पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम रात के वक्त चीखने क्यों लगती हो? ये सच था कि मैंने प्रमोद की बातों पर भरोसा कर लिया था, लेकिन मैं सलोनी की भी कहानी सुनना चाहती थी। मुझे डर था कि कहीं प्रमोद ने मुझे पागल न बनाया हो। वो घबराई हुई थी, कहने लगी, नहीं, मैं तो नहीं चीखती। मुझे क्या जरूरत है? मैं तो अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूं। प्रमोद मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मैं उस लड़की की बात सुनकर हैरान रह गई। उसने अचानक ही काया पलटी थी। कल तो ये कुछ और कह रही थी। फिर उसने कहा, आप मुझे अपना घर दिखाइए कि आपने अपने कमरे की कैसी सजावट की है। मैंने कहा, ठीक है, चलो दिखाती हूं। मैं सलोनी को अपने साथ नीचे लेकर आई। नीचे आते ही सलोनी ने अपना बाजू मेरे सामने कर दिया। उस पर जलने का निशान था। मैं डर गई और उससे पूछा, ये क्या है? कहने लगी, मैंने जो कुछ भी कल आपसे बातें की, न जाने कैसे मेरे पति ने सुन ली। शायद वो कमरे में कोई रिकॉर्डिंग लगाकर रखता है। वो मुझ पर बहुत गहरी निगाह रखता है। इसीलिए मैंने ऊपर आपसे झूठ कहा कि मैं बहुत खुश हूं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा जल्लाद पति मुझ पर बहुत जुल्म करता है। ये जो रात रात भर मैं चीखती रहती हूं ना, ये बेवजह नहीं है। अगर आप अपनी आंखों से देख लें कि मुझ पर क्या गुजरती है तो आप बेहोश हो जाएंगी। आप कैमरा मंगवाकर ऊपर वाले कमरे में लगवा दें। जब कैमरे में मंजर रिकॉर्ड हो जाएगा तो वो सब आप पुलिस को दिखाएंगी, तो मेरे मुजरिम को सजा मिल जाएगी और मैं आज़ाद हो जाऊंगी। मैंने कहा, ठीक है, मैं कुछ न कुछ करती हूँ। सच तो ये था कि मैं इन दोनों पति पत्नी की बातों में फंसकर रह गई थी। मुझे तो दोनों ही की बातों पर यकीन आ जाता था, पर सच तक पहुंचने का एक ही हल था, और वो था कि मैं सच में ऊपर वाले कमरे में कैमरा लगवा दूं। मैंने कैमरे के लिए किसी से कह दिया था। हर रात ऊपर वाले कमरे से चीखने की आवाज आती और सुबह प्रमोद मेरे सामने रो रोकर अपना दुखड़ा बयान करता, और दिन के समय सलोनी मेरे सामने आकर रोती और कहती, मुझ पर जुल्म बढ़ता चला जा रहा है। मैं सलोनी का दिल बहलाने के लिए अपनी साड़ी, अपना मेकअप, कपड़ा, गहना सब कुछ दिखाती और उससे बातें करती, ताकि किसी भी तरह उसका दिल बहल जाए और वो मेरे साथ खुश रहे। मुझे इन दोनों पति पत्नी की बहुत फिक्र होती। मैं चाहती कि अगर प्रमोद मुजरिम है तो उसे जल्द से जल्द सजा मिल जाए, और अगर सलोनी बीमार है तो उसका इलाज हो जाए। कैमरा आने में अभी एक दिन बाकी था। आज शाम मैंने खीर बनाई तो सोचा सलोनी को दे आऊं। यही सोचकर मैं सीढ़ियों से चढ़कर खीर देने गई। तभी सलोनी की आवाज मेरे कानों तक आई। वह किसी से कह रही थी, आज तुम पूरी तैयारी के साथ आना। वह कमजोर है, उसे काबू करना आसान है। मैं ये बात सुनकर उल्टे कदमों लौट आई थी। अब मेरे सामने सलोनी का किरदार एक सवालिया निशान बनकर रह गया। शायद सलोनी गलत है। वो हर रात अपने किसी आशिक को बुलाती और प्रमोद को काबू कर लेती। क्या पता बांधकर भी रखती हो और फिर जानबूझकर चीखती हो ताकि लोग प्रमोद को गलत समझें और वो अपनी मनमानी करती रहे।
कैमरा आने में तो अभी देर थी, इसीलिए मैंने अपनी एक दोस्त लेडीज कांस्टेबल को फ़ोन किया और यहाँ का सारा माजरा बता दिया। मैंने उनसे कहा कि रात के वक्त मुझे तुम्हारी और तुम्हारी टीम की ज़रूरत है, तुम ज़रूर आ जाना, लेकिन बहुत होशियारी से आना। उसने कहा, ठीक है, तुम बेफिक्र रहो। मैं रात का खाना खाकर अपने दोस्त का इंतज़ार करने लगी। फिर ना जाने क्या हुआ कि मेरी आंख लग गई। आंख खुली तो मैं अस्पताल में थी। मैंने अपने आसपास हैरत से देखा तो मेरी दोस्त मेरे सामने खड़ी थी। मैंने उससे पूछा, रोशनी, मैं यहाँ कैसे आई? वो हंसी और बोली, निधि, तुम बहुत बड़ा कारनामा करके आई हो। कुछ दिनों से हमें शिकायत मिल रही थी कि कोई गिरोह बड़ी चालाकी से लोगों के घर में चोरी कर रहा है। कल रात तुम्हारी वजह से वो गैंग हमारे हाथ लग गई। मैंने कहा, वो कैसे? पुलिस कांस्टेबल रोशनी ने बताया, निधि, जो तुम्हारे घर किराएदार रहते थे इसी गैंग का हिस्सा थे। उनका तरीका यही है कि वो बेसहारा औरतों के घर किसी न किसी बहाने घुस जाते हैं और उन्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। पति पत्नी के ऊपर इल्जाम लगाता और पत्नी पति के ऊपर। यूं औरतें उनके जाल में फंसकर बाकी सब कुछ भूल जाती थीं। तुम्हारे साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया। तुमने खुद सलोनी को घर की एक एक चीज दिखाई, तुमने उसे अपने जेवरात भी दिखा दिए। ये तो शुक्र मानो कि तुमने कल सलोनी की बातें सुन ली, नहीं तो क्या होता। कल रात उन्होंने तुम्हारे खाने में नींद की दवाई मिला दी थी और तुम्हारे घर की एक एक चीज लूटने वाले थे, लेकिन उन लोगों की बदकिस्मती थी कि हम लोग मौके पर पहुंच गए और वो लोग पकड़े गए। मैं रोशनी की बातें सुनकर सुन रह गई कि लोग दूसरों को लूटने के लिए किस हद तक गुजर जाते हैं। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे बचा लिया। अब तो किराएदार भी रखने से डर लगने लगा है। अब मैं अकेली ही रहती हूँ। मेरे ख्याल में बुरे लोगों से तन्हाई 1000 गुना बेहतर है। अस्पताल के उस कमरे में लेटे हुए मेरी रूह कांप उठी थी जब मुझे एहसास हुआ कि मैं मौत के कितने करीब थी। प्रमोद का वो रोता हुआ चेहरा और सलोनी की वो सिसकियां सब एक सोची समझी साजिश का हिस्सा थे ताकि मैं उन पर शक करने के बजाय उनसे हमदर्दी कर बैठूं। इंसानी फितरत का ये घिनौना रूप देखकर अब मेरा भरोसा रिश्तों और इंसानियत से उठ गया है। आज मेरा घर फिर से खामोश है और गलियों में कुत्तों के भौंकने की आवाज़ अब भी आती है, पर अब मैं डरती नहीं हूँ। मैंने सीख लिया है कि किसी अजनबी पर अंधा विश्वास करने से बेहतर है अपनी तन्हाई में महफूज रहना। अब वो घर सिर्फ ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि मेरे लिए एक सबक है कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती और हर रोती हुई आंख मजबूर नहीं होती। दोस्तों, मेरी कहानियाँ चैनल की वीडियो कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।